जो हमारा आज का टॉपिक है वो है लाइट डिपेंडेंट रिएक्शंस। तो अगर हम बात करें लाइट डिपेंडेंट रिएक्शंस की, तो इससे पहले हमें बात करना पड़ेगा फोटोसिंथेसिस के बारे में। फोटोसिंथेसिस में हमने पहले डिस्कस किया था कि CO2 और H2O मिलेंगे इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट एनर्जी, तो हमारे पास बनेगा ग्लूकोज। अब फोटोसिंथेसिस के टोटल दो पार्ट्स हैं। एक लाइट डिपेंडेंट फेज है, फेज वन कह सकते हैं उसको, या लाइट डिपेंडेंट फेज, जो कि फेज वन जो कि लाइट डिपेंडेंट है। और हमारे पास फेज टू है जो कि लाइट इंडिपेंडेंट है। अब लाइट डिपेंडेंट और लाइट इंडिपेंडेंट में क्या डिफरेंस है? लाइट डिपेंडेंट वो रिएक्शंस हैं जिनको लाइट रिक्वायर होती है रिएक्शन के लिए। अब इसमें हमारे पास होगा क्या, जो लाइट एनर्जी है वो क्लोरोफिल पे आएगी और फोटोसिंथेसिस हमारे पास हो जाएगा। इसमें हमारे पास जो लाइट एनर्जी है वो रिक्वायर्ड है। लेकिन जो लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शंस है उसके लिए लाइट रिक्वायर्ड नहीं है। वो लाइट की प्रेजेंस में भी हो सकता है और एब्सेंस में भी हो सकते हैं। तो अगर हम बात करें लाइट डिपेंडेंट रिएक्शंस की, तो जो लाइट डिपेंडेंट रिएक्शंस हैं उसमें हमारे पास होगा क्या कि जो लाइट एनर्जी है वो कन्वर्ट होगी क्लोरोफिल के अंदर इनटू केमिकल एनर्जी। और जो केमिकल एनर्जी है उसको हम यूज़ करेंगे, मतलब अगर मैं यहाँ पे लिखूँ लाइट एनर्जी को हम लोग कन्वर्ट करेंगे इनटू केमिकल एनर्जी, और फिर उस केमिकल एनर्जी को हम यूज़ करेंगे फॉर द प्रोडक्शन ऑफ ATP एंड NADPH। लेकिन लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन को समझने से पहले हमें उसके कुछ कंपोनेंट्स को समझना पड़ेगा, जिनको हम कहते हैं फोटो सिस्टम्स। तो अगर हम फोटो सिस्टम्स की बात करें तो उसके लिए हमारे पास एक डायग्राम है यहाँ पे। पहले उस डायग्राम को समझ लेते हैं, फिर हमें समझ आ जाएगी कि बेसिकली फोटो सिस्टम्स की बात कर लेते हैं यहाँ पे। एक्चुअली हमारे पास फोटो सिस्टम है क्या? जो हमारे पास फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स हैं, जब वो ऑर्गेनाइज हो जाते हैं इन द फॉर्म ऑफ अ क्लस्टर, तो इकट्ठे हो जाएंगे, तो हम उसको कहते हैं फोटो सिस्टम। अब फोटो सिस्टम का असल में काम क्या है? इनका काम है कि इन्होंने लाइट को इफेक्टिवली अब्जॉर्ब करना है और उसको जो लाइट एनर्जी को उसको ट्रांसफ़र करना है केमिकल एनर्जी के अंदर, ताकि उससे ATP और NADPH प्रोड्यूस हो सके। जो फोटो सिस्टम है उसके दो मेन पार्ट्स होते हैं। एक होता है एंटीना कॉम्प्लेक्स, पार्ट नंबर वन जो है वो है एंटीना कॉम्प्लेक्स, और जो पार्ट टू है वो है रिएक्शन सेंटर। तो अगर हम एंटीना कॉम्प्लेक्स और रिएक्शन सेंटर की बात करते हैं अलहदा अलहदा, पहले हम एंटीना कॉम्प्लेक्स की बात कर लेते हैं। अब जाहिर है जो लाइट एनर्जी है वो हमारे पास आएगी जब, तो लाइट एनर्जी को हमें पहले कन्वर्ट करना पड़ेगा इनटू केमिकल एनर्जी, लेकिन उससे पहले हमें उसको कैप्चर करना पड़ेगा। तो जो हमारे पास एंटीना कॉम्प्लेक्स होता है वो बेसिकली फोटो सिस्टम का वो वाला पार्ट है जो कि क्लोरोफिल A, B और कैरोटीनॉइड से बना होता है। हम लोगों ने पढ़ा था कि जो हमारे पास एंटीना कॉम्प्लेक्स होता है उसके अंदर हमारे पास होंगे क्लोरोफिल A, यहाँ पे लिख देता हूँ इसके आगे,
क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी और कैरोटीनॉइड्स। ये सारे के सारे पिगमेंट्स हैं जो कि एंटीना कम्प्लेक्स बना रहे हैं। अब फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ ये क्लोरोफिल ए के मॉलिक्यूल है, ये वाला, यहाँ पे क्लोरोफिल ए लिख देता हूँ, और बाकी मेरे पास फॉर एग्जांपल ये क्लोरोफिल बी के मॉलिक्यूल्स हैं और कुछ कैरोटीनॉइड्स के मॉलिक्यूल हैं। हमें पता है कि हमारे पास जो लाइट होती है, जो पिगमेंट्स होते हैं वो उनमें लाइट कैरोटीनॉइड से जाएगी क्लोरोफिल बी के पास, और क्लोरोफिल बी से फिर जाएगी क्लोरोफिल ए के पास, फिर वहाँ से आगे रिएक्शन सेंटर को ट्रांसफ़र होती है। फॉर एग्जांपल मेरे पास ये कैरोटीनॉइड्स के मॉलिक्यूल्स हैं। अब यहाँ पे हमारे पास आ गई एनर्जी, लाइट एनर्जी, तो वो यहाँ से आगे ट्रांसफ़र होगी। फॉर एग्जांपल इस मॉलिक्यूल के पास ट्रांसफ़र हुई, फिर आगे इसके पास ट्रांसफ़र हुई, फिर आगे इसके पास ट्रांसफ़र हुई, यूँ करते करते वो क्लोरोफिल ए के पास पहुँच गई। अब जब वो क्लोरोफिल ए के पास पहुँचेगी तो अब वो जाएगी आगे रिएक्शन सेंटर के पास। तो जो रिएक्शन सेंटर है, हमने भी बात की कि रिएक्शन सेंटर के अंदर हमारे पास क्लोरोफिल ए का मॉलिक्यूल है, और उसके साथ-साथ हमारे पास होंगे प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर्स और एसोसिएटेड इलेक्ट्रॉन कैरियर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। अब मैं यहाँ पे आपको बताता हूँ रिएक्शन सेंटर में हमारे पास टोटल 3 पार्ट्स हैं। पहला है हमारे पास क्लोरोफिल ए, फिर हमारे पास है दूसरा पार्ट प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर, और तीसरा है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन या सिस्टम। तो ये क्लोरोफिल ए के पास जब मॉलिक्यूल आ जाएगा एनर्जी का, तो आगे ट्रांसफ़र होगा किसके पास? प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर के पास। ये हमारे पास क्या है? प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर। और यहाँ से आगे ट्रांसफ़र होगा फिर इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के अंदर। इसका मतलब क्या हुआ कि जब लाइट एनर्जी यहाँ पे फॉल करेगी तो वो ट्रांसफ़र होती रहेगी एंटीना कम्प्लेक्स के अंदर और जाएगी क्लोरोफिल ए मॉलिक्यूल के पास, वहाँ से फिर जाएगी प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर के पास, और वहाँ से आगे इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के अंदर। अगर हम बात करें फोटो सिस्टम्स की, तो हमारे पास फोटो सिस्टम्स दो तरह के होते हैं। फोटो सिस्टम दो तरह के हैं। एक हमारे पास होता है फोटो सिस्टम की टू टाइप्स हैं। एक हमारे पास है फोटो सिस्टम 1 और एक फोटो सिस्टम है 2। सिस्टम 2, हम फोटो सिस्टम 1 और फोटो सिस्टम 2 को 1 और 2 क्यों कहते हैं? इनका नाम है ऑन द बेसिस ऑफ द डिस्कवरी। पहले फोटो सिस्टम 1 डिस्कवर हुआ था, डिस्कवर्ड फर्स्ट, और ये डिस्कवर्ड लेटर। इसी तरह जो फोटो सिस्टम 1 है और फोटो सिस्टम 2 है, में कुछ डिफरेंसेस हैं। जो फोटो सिस्टम 1 है और फोटो सिस्टम 2 जो है, इनमें लाइट अब्जॉर्प्शन की डिफरेंस मौजूद है। अब फोटो सिस्टम 1 के अंदर भी क्लोरोफिल ए मॉलिक्यूल मौजूद है और फोटो सिस्टम 2 के अंदर भी क्लोरोफिल ए मॉलिक्यूल मौजूद है, लेकिन दोनों के अब्जॉर्प्शन का डिफरेंस है। जो फोटो सिस्टम 1 है, जो उसका क्लोरोफिल ए मॉलिक्यूल है, वो अब्जॉर्ब करता है बेस्ट लाइट ऑफ 700 नैनोमीटर, और जो फोटो सिस्टम 2 है, जो उसका क्लोरोफिल ए मॉलिक्यूल है, वो बेस्ट अब्जॉर्ब करता है लाइट ऑफ 680 नैनोमीटर। तो इसका मतलब क्या हुआ कि दोनों की अब्जॉर्प्शन का सिर्फ डिफरेंस है। इस बेस पे हम इसको पी 700 भी कहते हैं और इसको हम पी 680 भी कहते हैं। अब हम स्टार्ट करेंगे फोटो सिस्टम अपने नेक्स्ट टॉपिक में। सॉरी, हम स्टार्ट करेंगे नॉन साइक्लिक और साइक्लिक फॉस्फोराइलेशन नेक्स्ट टॉपिक में। उसके बाद फिर हम डिस्कस करेंगे लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शंस।